हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 26 सितंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो दोस्तों, हम लोग इस पेपर को बेसिकली दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग टेक्निकल पोर्शन के 1 से 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आपका जो पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग टेक्निकल पोर्शन के 50 से 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चन से संबंधित और जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अर्थात हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जामिनर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको वहां पर जैसे आपका आर.के. राजपूत, वी.के. मेहता, बी.एल. थरेजा, जे.बी. गुप्ता और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और सारे नोट्स का पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हंटिंग अकर्स इन ए मोटर, अर्थात हंटिंग किस मोटर में होता है। तो हंटिंग आपका बेसिकली सिंक्रोनस मोटर में होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हंटिंग क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करें। तो द फिनोमिना ऑफ रोटर टू ऑसिलेट अबाउट इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड हंटिंग, अर्थात वह फिनोमिना जिसमें रोटर अपने फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, हंटिंग कहलाता है। हंटिंग बेसिकली लोड में अचानक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। लोड में अचानक परिवर्तन के कारण सिंक्रोनस मोटर का रोटर भी आगे पीछे होता है और यही फिनोमिना क्या कहलाती है, हंटिंग कहलाती है। तो अगर हम लोग काजेस में देखते हैं तो एक कारण आपका क्या हो गया कि सडनली चेंज इन लोड, दूसरा कारण क्या हो जाएगा, सडनली चेंज इन फील्ड करंट। इसी प्रकार तीसरा कारण क्या हो जाएगा, फॉल्ट इन सप्लाई सिस्टम, अर्थात सप्लाई सिस्टम में कोई गड़बड़ी आने के कारण। ठीक, इसी प्रकार चौथा कारण क्या है, ए लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टार्क, अर्थात ऐसा लोड जो कि हार्मोनिक टार्क को कंटेन करता हो। ठीक, तो ये हो गए कारण की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, अर्थात इसको कम किया जाए। तो हम लोग इसको मिनिमाइज करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग और फ्लाई व्हील, डैम्पर वाइंडिंग या फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हम लोग हंटिंग को सिर्फ कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में हम लोग दो नोट पॉइंट देखते हैं। तो आपका पहला नोट पॉइंट है, डैम्पर वाइंडिंग इज जनरली मेड बाई कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास एंड ब्रांच, अर्थात जो डैम्पर वाइंडिंग होता है वो या तो कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास या ब्रांच से बना होता है। ठीक, इसी में दूसरा नोट पॉइंट है, डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लॉट्स क्रिएटेड इन द पोल फेस, अर्थात जो डैम्पर वाइंडिंग होता है उसे हम लोग पोल फेस में जो स्लॉट्स क्रिएटेड होते हैं उसी के अंदर रखते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, Z1 एंड Z2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म ए लोड, ए वाटमीटर करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, वेयर एज इट्स प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस Z2 द वाटमीटर रीड्स, अर्थात दो Z1 और Z2 हैं, ये दोनों क्या इम्पिडेंस हैं जो कि करंट कॉइल के सीरीज़ में कनेक्ट है। आपका एक वाट मीटर है जिसमें करंट कॉइल है, उसके सीरीज़ में दोनों इम्पिडेंस लगे हैं। ठीक, और एक आपका जो पोटेंशियल कॉइल है वो Z2 के क्रॉस लगा हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि एक करंट इसमें आई फ्लो हो रही है जो कि Z1 और Z2 में फ्लो होगी, सीरीज़ में कनेक्ट हैं दोनों। ठीक, अब जो पोटेंशियल कॉइल का जो वोल्टेज है वो क्या है, Z2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके बराबर है। तो ठीक, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Z2 में उसके अक्रॉस वोल्टेज भी है और करंट भी हमें मिल रहा है। तो इसलिए जो आपका वाटमीटर होगा वो पावर कंज्यूम्ड बाय Z2, अर्थात जो Z2 द्वारा पावर कंज्यूम्ड हो रहा है उसको ये कहते हैं मेजर करेगा। ठीक, उसको रीड करेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, अर्थात मॉडरेटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कार्य है। ठीक, तो इसका कार्य क्या है, कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन, अर्थात चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं मॉडरेटर से संबंधित कुछ पॉइंट्स।
तो मॉडरेटर इज ए मटेरियल दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम फिशन। अर्थात मॉडरेटर का प्रयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। किस लिए करते हैं? जो फिशन के कारण जो आपके न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं उनकी गति को धीमा करने के लिए हम लोग मॉडरेटर के रूप में बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? बेरिलियम हो गया, ग्रेफाइट, हैवी वाटर अर्थात DTO, ये सब हम लोग मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच बोथ रोटर एंड स्टेटर फील्ड्स रोटेट विथ सेम स्पीड इज कॉल्ड। अर्थात ऐसा मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर फील्ड दोनों क्या करते हैं? समान गति से घूमते हैं। तो यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें स्लिप का मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक, इसी प्रकार जो इसका स्टार्टिंग टार्क होता है वो भी क्या होता है? 0 होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? सिंक्रोनस मोटर की गति अभिलक्षण नियत होती है, अर्थात जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगला पॉइंट क्या है? सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है, अर्थात इसमें 2 तरह की सप्लाई दी जाती है, एक AC एक DC। हम लोग इसके स्टेटर में AC सप्लाई देते हैं तथा जो रोटर होता है उसमें DC सप्लाई देते हैं, अर्थात DC एक्साइटेशन देते हैं। और यह मोटर तीनों पावर फैक्टर पर चलती है, चाहे आपका वो शून्य हो, लीडिंग हो या लैगिंग हो, अर्थात यह तीनों पावर फैक्टर पे प्रचालित किया जा सकता है इसको। ठीक, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डिस्क इज डिफाइंड एज। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रिंग एफिशिएंसी, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, इसी में हम लोग कहते हैं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पहला क्या है? इन केस ऑफ AC के केस में स्टिक एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 100%, अर्थात जो स्टिक एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 100% से कम होती है। इन केस ऑफ DC स्टिक एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द 100%, अर्थात DC के केस में स्टिक एफिशिएंसी हमेशा 100% होती है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए AC नेटवर्क द लोड कनेक्टेड इज 10 + J10, द फेज रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट थ्रू द लोड इज। हम लोग को इस क्वेश्चन में फेज रिलेशन ज्ञात करना है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक, तो हम लोग को जो लोड दिया है अर्थात Z बराबर कितना दिया है? 10 + J10 दिया है। अब हम लोग अगर इसको R + JX से तुलना करते हैं तो हम लोग को R का मान 10 ज्ञात हो जाता है और XL का मान भी 10 ज्ञात होता है। ठीक, अब हम लोग अगर यहाँ से Z का मान निकालते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? R² + XL का स्क्वायर और होल अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को Z का मान क्या ज्ञात हो जाता है? 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 100 × 2, यहाँ से आपका आ जाएगा Z10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि cos phi बराबर आपका क्या होता है? R/Z होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को cos phi का मान पता चल जाता है 1/√2। ठीक, अब हम लोग cos phi बराबर क्या लिखते हैं? cos 45, और cos 45 का मान भी क्या होता है? 1/√2 होता है। यहाँ से हम लोग को phi का मान क्या पता चल जाता है? 40 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हम लोग का जो लोड है वो क्या है? इंडक्टिव लोड है। ये मान लीजिए आपका V हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? I हो गया। तो इनके बीच जो cos phi हम लोग को क्या ज्ञात हुआ है? वो ज्ञात हुआ है 45 ज्ञात हुआ है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा करंट जो है वो 45 डिग्री लैग कर रहा है, या तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट से 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट शोन इन द फिगर द डायोड दैट कंडक्ट व्हेन पॉजिटिव हाफ वेव ऑफ AC सिग्नल अप्लाइड R। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को पूछा है जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे, कौन से डायोड नहीं कंडक्ट करेंगे।
तो हम लोग जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो आपका जो डायोड D1 और D2 है ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, इसलिए सिर्फ यही दोनों कंडक्ट करेंगे। आपका जो डायोड D3 और D4 ये आपका रिवर्स बायस में होगा, इसलिए ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। अर्थात जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो सिर्फ यही दो डायोड कंडक्ट करेंगे, D1 और D2। अगर हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो आपके डायोड D3 और D4 कंडक्ट करेंगे, अर्थात ये फॉरवर्ड बायस में होंगे। अगर हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे तो आपका D1 और D2 क्या हो जाएंगे, ये रिवर्स बायस में हो जाएंगे, तब ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इनवर्स लोड फैक्टर ऑफ ए जनरेशन स्टेशन इज इक्वल टू। हम लोग इसमें लोड फैक्टर का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को जो दिया है ऑप्शन के अनुसार हम लोग को उस क्वेश्चन में एवरेज लोड का मान पुट करना पड़ेगा, तभी आपका ये ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज लोड बराबर होता है नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड इन ए डे या मंथ या तो ईयर। ठीक, और अपॉन में होता है टाइम इन आवर्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज लोड का मान अगर लोड फैक्टर में रख देते हैं तो हम लोग को ज्ञात होता है क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड इन ए ईयर अपॉन क्या हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड, और गुणते क्या हो जाएगा 8760। अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ईयर दिया है प्लस उसी हिसाब से टाइम भी दिया है कि एक साल में कितने आवर्स होंगे, इसलिए हम लोग को टाइम किस में चाहिए, आवर्स में चाहिए। और किसी में मंथ दिया है तो इसमें टाइम नहीं दिया है, इसमें ईयर दिया है तो टाइम नहीं दिया है, इसमें मंथ दिया है तो टाइम ईयर के अनुसार दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर इज़ ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदर्शित परिपथ में अंकित धारा की दिशा के आधार पर इसमें लगाया गया कुल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, हम लोग को V1 दिया है और ये क्या दिया है, V2 दिया है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, ये है। अब चलिए हम लोग मानते हैं कि जो टोटल वोल्टेज वो क्या होगा, VT होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं VT बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं VT बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो V2 माइनस V1, और ये क्या हो जाएगा माइनस आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 120 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 of the lamp is 30 ohm, then what is the resistance of third lamp। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 3 कहते हैं लैंप दिया है जो कि तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं, R1 R2 R3। यहाँ पे हम लोग को टोटल जो सप्लाई दिया है इनके क्रॉस 120 वोल्ट दिया है, करंट दिया है 1.5 एम्पियर। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो हमको रेजिस्टेंस क्या था, 30 ओम दिया है, R1 और R2, और दोनों क्या हैं बराबर हैं। करंट 1.5 एम्पियर था। हम लोग देख रहे हैं कि तीनों बल्ब किस में लगे हैं, श्रेणी में लगे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी जब रेजिस्टेंस श्रेणी में कनेक्ट होता है तो वो सिंपली क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट जब निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालने पर तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि आर बराबर होता है V/I। तो यहाँ से हम लोग आर क्या है आपका 120 वोल्ट है और आई क्या 1.5 है। यहाँ से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो ये आ जाएगा आपका 80 ओम आ जाएगा। ठीक, अब ये तीनों सीरीज में कनेक्ट थे। आर इक्विवेलेंट हम लोग को पता चल गया 80, R1 पता है कहते हैं आपको 30, और ये भी पता है 30। हम लोग को R3 अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, R3 बराबर 80 माइनस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 20 ओम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा।
चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिए हम लोग को थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। तो हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस ज्ञात करने से पहले सबसे पहले अगर आपके सर्किट में अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग सिंपली शॉर्ट कर देते हैं, अगर करंट सोर्स है तो उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक, तो इसका अगर हम लोग सल्यूशन देखते हैं तो आपका देखिए लोड्स हम लोगों ने हटा दिया है ए और बी के बीच, आपका सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो 20 वोल्ट था उसको शॉर्ट कर दिया है और ये आपका कुछ सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आपके जो 4 और 4 और 2 हैं वो क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये आपका सिंपली ऐड होके 6 कहते हैं ओम आ जाएगा। अब देखिए 6 और 6 क्या है, आपके पैरेलल में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पैरेलल में, तो 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 6 36 और नीचे 12, ये आ जाएगा आपका 3 ओम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ से ये आ गया, ये दोनों पैरेलल में थे, ये आपका आ गया 3 ओम आ गया। अब देखिए 3 ओम और 3 ओम क्या हो जाएंगे, फिर सीरीज में हो जाएंगे, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ से आपका जो RAB आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 ओम आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12। द वोल्ट मीटर सोन इन द सर्किट रीड्स, अर्थात जो 250 मेगा ओम के क्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा है वो कितना वोल्टेज रीड करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, हम लोग इस सर्किट में जो आपको टोटल रेजिस्टेंस दिया है उसको ज्ञात कर लें और जो टोटल वोल्टेज है वो, तो हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है V/R होता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, तो टोटल वोल्टेज आपका 24 वोल्ट दिया है और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 250 दूना 500 मेगा ओम हो जाएगा। तो हम लोग इसमें करंट का मान निकाल लेते हैं, तो आपका करंट का मान आ जाएगा 0.48 हो जाएगा। अब उसकी सहायता से जो ये आपका रेजिस्टेंस है और जो करंट है हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ से I का मान ये है और R का मान क्या जाएगा 250, तो यहाँ से आपका जो वोल्ट आ जाएगा वो क्या जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड एक बहुत इजी है जिसमें हम लोग एक रूल है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल, जिसकी सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसके क्रॉस मान लीजिए वोल्टेज ज्ञात करना है, मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है, तो हम लोग एक फार्मूला पुट करेंगे V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V। तो इसके क्रॉस हम लोग को ज्ञात करना है, तो मान लीजिए ये क्या है आपका R1 है, ये क्या है R2 है और ये आपको टोटल वोल्टेज दिया है V दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो R1 का मान है वो 250 है और ये R1 और R1 प्लस R2 क्या है 250 प्लस 250 और टोटल वोल्टेज क्या दिया है 24 वोल्ट दिया है। अब हम लोग सारा वैल्यू इसी में पुट कर देंगे, हम लोग को इसके क्रॉस क्या जाएगा वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 12 वोल्ट। जिसके क्रॉस हम लोग को वोल्टेज ज्ञात करना है और उसको रेजिस्टेंस का जैसे हम लोग V2 इसके क्रॉस ज्ञात करना है तो हम लोग लेंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V। ठीक, तो इस हिसाब से आपका वोल्टेज क्या जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड द टोटल लॉस ऑफ द 2 kVA ट्रांसफार्मर corresponding to the maximum efficiency be provided the transformer has iron loss 150 watt and full load copper loss of 250 watt। इस क्वेश्चन में हम लोग को मैक्सिमम इफिशियंसी पर कितना टोटल लॉसेज होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग को आयरन लॉस दिया है कितना 150 वाट और फुल लोड कॉपर लॉस दिया है कितना 250 वाट। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए जितना आपका आयरन लॉस होगा उतना ही कॉपर लॉस होगा। और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि जो आयरन लॉस होता है वो नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट होता है, अर्थात इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। तो जितना आपका आयरन लॉस होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा कॉपर लॉस हो जाएगा। अगर ये 150 है तो ये भी क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो टोटल लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 300 वाट हो जाएगा।
तो आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? तो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? हाई स्टार्टिंग टार्क। इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग ट्रैक्शन में, क्रेन में, हॉस्ट में और कन्वेयर्स आदि चीज जगहों पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज इक्वल टू क्यू एच जी इज द पावर वाटर पावर इक्वेशन हेड एच इज मेजर्ड इन मीटर। अर्थात जो हेड है एच वो किस में मेजर किया जा रहा है? मीटर में। जी ग्रेविटी कांस्टेंट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द मेजरिंग यूनिट ऑफ क्यू फ्लो रेट ऑफ वाटर इज। हम लोग को हेड दिया है, किस में मीटर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। हम लोग का क्यू का मेजरिंग यूनिट ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो कहते हैं वाटर पावर इक्वेशन का P बराबर होता है रो क्यू एच जी होता है। तो यहाँ हम लोग को Q ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर P अपॉन रो एच जी। यहाँ पे हम लोग को P की यूनिट नहीं ज्ञात है, तो हम लोग क्या करते हैं? P की यूनिट ज्ञात कर लेते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। W बराबर होता है FD और ये हो जाएगा आपका T। ये क्या हो जाएगा? F बराबर होता है MA इंटू डी अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? जो आपका यम किस में लिखते हैं? हम लोग केजी में लिखते हैं। और ए क्या हो जाएगा? अपर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और डी क्या हो जाएगा? मीटर। और ये आपका टी क्या हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब हो जाएगा। ठीक। यहाँ से जो पी की यूनिट आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। इसी प्रकार हम लोग का जो रो होता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर पर क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मीटर केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गई जो डेंसिटी होता है उसका यूनिट। अब सारी चीज़ें हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए पी का हम लोग यहाँ पुट कर दिए। रो एच हम लोग को मीटर दिया है और कहते हैं जी का मान भी हम लोग को ज्ञात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अब इन सब चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यूनिट अब क्या आ जाएगी? क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द स्पीड टाइम कर्व ऑफ ए ट्रेन स्पीड इन। तो स्पीड आपकी किस में होती है? किलोमीटर पर आवर में होती है और टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल करंट फ्लो। अर्थात जो करंट की डायरेक्शन है, जो एरो होता है आपका डायोड में, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर व्यास वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर एच बराबर एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट दी गई है। ज्ञात कीजिए जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एच बराबर क्या होता है? एन आई अपॉन यल होता है। ठीक। तो यहाँ पे जो एन का मान है वो कितना दिया है? 1 दिया है और करंट मान दिया है 2 एम्पियर और यल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होता है। अब सारी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो आर का मान कितना हो जाएगा? ये 1 मीटर व्यास है तो ये 1/2 कर देते हैं। यहाँ से आपका ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब ये आता है आपका 2/पाई। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 0.6366। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरिसिस लॉस इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ। अर्थात जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो किसका फलन नहीं है, अर्थात फंक्शन नहीं है। तो एच बराबर क्या होता है? ईटा बी मैक्स पावर 1.6 एफ इंटू वी वाट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है शैथिल हानि, वो मैक्सिमम फ्लक्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है? लॉक रोड के आयतन पे अर्थात वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अर्थात इस पे डिपेंड करती है, इस पे और इस पे।
और ना कि एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड अंडर नो लोड कंडीशन, अर्थात किसको हम लोग नो लोड की कंडीशन में यूज करते हैं, अर्थात जब सिस्टम पे कोई लोड नहीं होता उस समय हम लोग किसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइसोलेटर होता है, इसको हम लोग हमेशा नो लोड पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिलो सर्किट यक्स इज इक्वल टू क्या होता है। तो इस सर्किट को देख के हम लोग को यक्स का मान बताना है। तो देखिए जो आपका सर्किट है ये किसका है, ये एंड गेट का है ये सर्किट है। तो यहाँ से जो आपका यक्स बराबर क्या जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1-2 नोट पॉइंट है। एंड गेट का इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है तथा आउटपुट हमेशा एक ही होता है। दूसरा क्या है, उच्च आउटपुट पाने के लिए सभी इनपुट मान का उच्च होना चाहिए, अर्थात अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हाई हो तो हमें जो आपका इनपुट है ए और बी ये हमेशा हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एफ RLC सीरीज सर्किट रिप्रेजेंट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसमें हम लोग को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान बताना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं ये कैसे आता है। तो हम लोग जानते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में आपका XL बराबर XC होता है और हम लोग XL को लिख सकते हैं 2πfL और XC को लिख सकते हैं 1/2πfC। तो यहाँ से आपका एफ स्क्वायर हो जाएगा 1/4π² L × C, ठीक। और यह बराबर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2π√LC हो जाएगा। अब देखिए जहाँ आपका XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है और XC क्या है, कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और F क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है वो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन AC सर्किट इज सप्लाइड विथ एन एक्टिव पावर ऑफ 500 वाट एंड रिएक्टिव पावर 500 VAR, देन द लोड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक्टिव पावर दिया है और रिएक्टिव पावर दिया है और हम लोग को पावर फैक्टर पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एपरेंट पावर निकालना पड़ेगा। तो एपरेंट पावर यस स्क्वायर बराबर होता है P² + Q²। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यस बराबर क्या हो जाएगा आपका √P² + Q²। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, क्योंकि एक्टिव पावर 500 वाट दिया है और रिएक्टिव पावर भी कितना दिया है 500 VAR दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग का एक्टिव पावर कितना हम लोग को दिया था 500 दिया था और एपरेंट पावर क्या आ गया 500√2 आ गया है, ठीक। तो यहाँ से आपका आंसर क्या जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 क्या है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो क्या है, गलत दिया है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जाएगा 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बल्ब ऑफ रेटिंग 230 वोट 60 वाट एंड 230 वोट 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सप्लाई मेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अर्थात 2 बल्ब दिए हैं, एक 60 वाट का है और एक 100 वाट का है, दोनों क्या हैं पैरेलल में कनेक्ट हैं 230 वोल्ट सप्लाई से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है नाइदर बल्ब विल ग्लो, दूसरा ऑप्शन क्या है द 60 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर, अर्थात जो 60 वाट वाला बल्ब है वो अधिक तेज़ी से चमकेगा। द 100 वाट बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, जो 100 वाट वाला बल्ब है वो ज़्यादा तेज़ी से ब्राइट मतलब चमकेगा, ग्लो करेगा। बोथ विल ग्लो इक्वली ब्राइट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला तो देख सकते हैं आप यहाँ से कि आपका जो 100 वाट वाला है ये बल्ब और ये क्या है 60 वाला बल्ब है, दोनों पैरेलल में 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हमारे 2 बल्ब हैं पैरेलल में लगे हैं और विभिन्न वाटेज के हैं, अर्थात अलग अलग वाटेज के हैं, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो अधिक वाट का रहता है पैरेलल में वो अधिक तेज़ी से चमकता है। अगर यही बात अगर सीरीज़ की होती
तो जो कम वाट वाला होता है वो अधिक तेज़ी से चमकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा कारण दे सकते हैं कि 100 वाट वाला बल्ब क्यों अधिक तेज़ी से चमकेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं 100 वाट बल्ब का, तो हम लोग जानते हैं R1 बराबर होता है V² होता है। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 529 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार 60 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 V² 230 गुणते 230/60 वाट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, 881.60 आ जा रहा है, और ये क्या है आपका 529 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है और इसका क्या है, कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, अर्थात ज़्यादा चमकेगा। अतः स्पष्ट है कि 100 वाट वाला बल्ब प्रकाश ज़्यादा तेज़ी से देगा। और दूसरा जो मैंने बताया है कि सीरीज और पैरेलल में कैसे होता है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प एम्प्लॉयज बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है वो 2 है, राइट। फ्लोरेसेंट लैम्प, देखिए बेसिकली होता क्या है, फ्लोरेसेंट लैम्प में बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। ये पट्टी फिलामेंट में प्रयुक्त स्टार्टर में लगा होता है और इसका प्रमुख कार्य लैम्प को स्टार्ट कराना होता है। ठीक, अर्थात इसका प्रमुख कार्य होता है लैम्प को स्टार्ट करता है। ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैविंग स्लिप 10%। इस क्वेश्चन में हम लोग को रोटर फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है। स्लिप का मान दिया है 10% और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि यस बराबर स्लिप बराबर होता है रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन बराबर स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 10% दिया है और ये फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 50 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या जाएगा आपका 5 हर्ट्ज आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, अर्थात जो स्किन इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन आपका था शेप ऑफ कंडक्टर, ऑपरेटिंग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, डायमीटर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज स्किन इफेक्ट डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम लोग स्किन इफेक्ट की बात करते हैं, ये क्या होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अर्थात AC टू फ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। अर्थात जो अल्टरनेटिंग करंट की जो टेंडेंसी होती है कि वो वायर जो होता है, कंडक्टर होता है, उसके सरफेस पे फ्लो करता है, वही क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट कहलाता है। और ये मैंने बता दिया कि ये ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या होता है, स्किन इफेक्ट के कारण चालक का प्रभावित क्षेत्र क्या हो जाता है, एरिया कम हो जाता है तथा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए किस पे डिपेंड करता है। तो पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तीसरा क्या है, चुंबकशीलता। और चौथा क्या है, रेजिस्टेंस है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है और ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेंट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सिंक्रोनस मोटर। हम लोग को सिंक्रोनस मोटर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको यहाँ पे देखना है। तो पहला ये ऑप्शन आपका जो है, इट इज़ ए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। ये देखिए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं होता है। ठीक, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। तो ये आपका राइट है। जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है किस में होती है, स्टेटर में होती है। द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, रोटर में होती है। इट इज़ कांस्टेंट स्पीड मोटर, अर्थात ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है। ये हमेशा सिंक्रोनस गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कपल्ड कॉइल्स विथ L1 इज इक्वल टू L2 बराबर 0.5 हेनरी हैव ए कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ के बराबर क्या है, 0.75। हम लोग को टर्न रेशियो ज्ञात करना है, N1/N2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं,
हम लोग को गिवन दिया है L1 बराबर L2 इक्वल टू 0.5 Henry और K का मान दिया 0.75। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन L होता है। ठीक, तो इस संबंध से हम लोग ये कह सकते हैं L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अर्थात L जो होता है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आपका जो रिलेशनशिप बन जाता है L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2, और इन दोनों का मान हम लोग को ज्ञात है, कितना दिया है 0.5। ये क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, और 1 का हम लोग अंडर रूट 1 करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स A and B of 1000 टर्न ईच लाई in parallel planes such that 80% of flux produced by one coil links with the other. If the current of 5 ampere flows, A produces a flux of 0.05 milliweber. Then the flux linkage with the coil B is. तो हम लोग को फ्लक्स लिंकेज ज्ञात करना है, किसका, विद द कॉइल बी ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए पहले तो हम लोग को दिया है फ्लक्स इन कॉइल ए कितना दिया है 0.05 मिलीवेबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक, और नंबर ऑफ टर्न जो दिया है वो कितना दिया है 1000 हो गया। और फ्लक्स लिंकेज विथ कॉइल बी, अब हम लोग को यही ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज गुड़ते क्या होता है, करंट होता है। फ्लक्स लिंकेज कितना दिया है आपका 0.5 दिया है, अर्थात 0.8 दिया है, अर्थात 80%, इसको हम लोग 0.8 लिख सकते हैं। और करंट कितना दिया है 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा, जो कि ये दिया है आपको। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, समथिंग 4 × 10⁻⁵ वेबर आ जाएगी। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.04 मिलीवेबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेड नेम ऑफ द निकिल कॉपर एलॉय दैट इज यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट इज, अर्थात इसका जो निकिल कॉपर एलॉय है इसका नाम क्या होगा। तो हम लोग इसका क्या कहते हैं, यूरेका। ये आपका किससे मिलके बना होता है, निकिल और कॉपर से, और इसको हम लोग कॉन्स्टेंटन भी कहते हैं। इसमें देखिए जो कॉपर की मात्रा होती है कितनी होती है, वो कितनी होती है 60% होती है, और इसका क्या होता है 40% होता है। इन दोनों को मिला के हम लोग यूरेका का निर्माण करते हैं। और ये कहते हैं ये बेसिकली आपके जीरो कोफिशिएंट मटेरियल्स होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके रेजिस्टेंस के मान में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक, 32 नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी बी द नेट टॉर्क डेवलप्ड बाई द रोटर रन्स एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज़ द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो जो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी मैकेनिकल, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ओमेगा टी, जहाँ आपका ओमेगा क्या है स्पीड ऑफ रोटर इन रेडियन पर सेकेंड है, और टी क्या है आपका टोटल टार्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर प्लांट इज़ द प्लांट विच यूजेज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थात कौन सा पावर प्लांट इसमें क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है, विंड है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग जो इसको हम लोग बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला आपका होता है कन्वेंशनल होता है, दूसरा क्या होता है नॉन कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल के अंदर आपके आते हैं थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब चीज़ें आपकी आती है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। दूसरा क्या होता है जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो क्या होता है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब क्या आते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज। तो पहला ऑप्शन क्या है ग्रेटर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन,
दूसरा क्या है, लेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। तीसरा क्या है, लेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। चौथा क्या है, इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होने के कारण टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है और हमें पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस, अर्थात इंडक्टिव ससेप्टेंस की मेजरिंग यूनिट क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जो वेबर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ठीक, और टेस्ला किसकी यूनिट होती है, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। और हेनरी किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द वोल्टमीटर एंड अमीटर रीडिंग इन द मेजरिंग नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। इस सर्किट में हम लोग को जो रेजिस्टेंस आर है उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए करंट आपको दिया है 1/2 एम्पियर दिया है, वोल्टेज क्या दिया है, 12 वोल्ट दिया है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल होता है IR। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या है, 5 है, करंट दिया है 1/2 और R हम लोग याद कर सकते हैं कितना जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी यूज्ड इन इट। तो देखिए जो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर होता है उसमें हम लोग मिनिमम जो नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है कितना, 1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 2 होता है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन विच 10 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम लोग को देखिए 10 कैपेसिटर हैं जो कि 10 माइक्रोफैराड के हैं और किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाता है, C जो इक्विवेलेंट होगा C नेट हो जाएगा N इंटू C, अर्थात कितने कैपेसिटर हैं और कितने माइक्रोफैराड के हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 माइक्रोफैराड और ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द रोटर विथ रेजिस्टेंस R2 ऑफर्ड टू द बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स वेव इन ए सिंगल फेज मोटर रन्स विथ स्लिप S इज गिवन एज। तो देखिए इसमें जो रोटर का रेजिस्टेंस क्या है, R2 है और हम लोग को स्लिप पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, R2/2 माइनस S हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फेज कैपेसिटर एंड साइडेड पोल सिंगल फेज मोटर क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पे जो स्प्लिट फेज कैपेसिटर और साइडेड पोल सिंगल फेज मोटर वो क्या होते हैं, सिंगल फेज मोटर होते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा इसमें देखते हैं डिटेल में। तो देखिए जो आपका 1 फेज मोटर होता है, सिंगल फेज मोटर, उसको बेसिकली हम लोग 3 तरह से बांटते हैं, अर्थात 3 प्रकार से बांटते हैं। तो पहला आपका हो जाता है 1 फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है 1 फेज सिंक्रोनस मोटर, तीसरा होता है 1 फेज कम्यूटेटर मोटर होता है। तो आपका जो 1 फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में आता है आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट मोटर, दूसरा होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, तीसरा होता है आपका साइडेड पोल मोटर आता है, चौथा होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और पांचवा क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये कैटेगरी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाली हो जाएगी। इसी प्रकार एक कैटेगरी क्या होती है दूसरी, ये होता है 1 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें जो आपका रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर ये सब क्या होते हैं, आपके 1 फेज सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में आते हैं। और आपका जो तीसरा क्या है, आपका कम्यूटेटर 1 फेज कम्यूटेटर मोटर। तो इसमें जो आपका रिपल्सन मोटर और यूनिवर्सल मोटर, तो ये इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। तो ये क्या होता है, इनका रेशियो कहलाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। देखिए इसमें जैसे आपकी कोई ये क्या है, आपकी सरफेस हो गई और ये आपका क्या हो गया, एक अवलंब हो गया। एक किरण ऐसे आती है वो क्या कहलाती है, आपका
रिफ्लेक्टेड लाइट और दूसरा क्या होता है इंसिडेंट लाइट। ये आपका क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये वाली क्या कहलाती है, आपका इंसिडेंट लाइट होती है। तो इनका रेशियो कहलाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी एंड 6 हेनरी आर कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडक्टर्स ऑफ 4 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडक्टर्स ऑफ 4 हेनरी एंड 6 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। देखिए दो इंडक्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो देखिए इंडक्टर और रेजिस्टेंस एक ही प्रकार सीरीज में व्यवहार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा 4 + 6, ये आपका क्या हो जाएगा 10 हेनरी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 4F2D इज ए आयन नंबर। तो देखिए ये नंबर आपको बताना है हेक्साडेसिमल है कि डेसिमल है कि ऑक्टल है कि बाइनरी है। तो ये जो आपका होगा वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। यह 16 आधार वाली पद्धति होती है, अर्थात इसका जो बेस होता है 16 होता है। इसी प्रकार जो आपका बाइनरी होता है वो क्या होता है, 2 आधार वाली होती है। और जो आपका ऑक्टल होता है वो कितना होता है, 8 आधार होता है। और डेसिमल का क्या होता है, 10 होता है। तो हम लोग इसमें जो F और आपका D दिया है इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपका हेक्साडेसिमल होगा। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो इस पद्धति में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं। तथा आपका ABCDEF, ठीक, तो इतने ये अंक होते हैं। आपका अक्षर, ये 6 अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं और ये 10 आपके अंक प्रयुक्त किए जाते हैं हेक्साडेसिमल पद्धति में। और देखिए एक हम लोग 10 से, और B11, आपका C12, D13, ये 14, E और F क्या है 15 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको F और D देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, आपका हेक्साडेसिमल है। तो ये हो गया 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसमें कौन सा मेथड है जो कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, फर्स्ट वाला राइट है, रोटर रेजिस्टेंस मेथड। रोटर रेजिस्टेंस मेथड का प्रयोग हम लोग बेसिकली स्लिप रिंग टाइप रोटर या फेज वाउंड टाइप रोटर के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्क्वायरल केज के लिए हम लोग स्टार डेल्टा, डायरेक्ट ऑनलाइन और ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखना ज़रूरी है कि जो स्टार डेल्टा होता है इसको हम लोग 5 HP तक के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब 5 हॉर्स पावर की मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं एज ए स्टार्टर। जो डायरेक्ट ऑनलाइन होता है ये आपका कितना होता है, 5 से 20 होता है, 5 to 20 HP। इसी प्रकार 20 HP से एबव के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आपको जो ये सर्किट दिखाया गया है इसमें हम लोग को जो टर्मिनल आपका A है और B है इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये दो आपके जो रेजिस्टेंस है वो किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, और ये दोनों इसके पैरेलल में लगे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो सीरीज वाला है आपका वो क्या हो जाएगा, 30 + 70 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और ये आपका क्या है, अब देखिए अब जो तीनों रेजिस्टेंस आपके किस में हो गए, तीनों पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल में हम लोग लिखते हैं 1/, क्या है, RP। पैरेलल में क्या करते हैं 1/100, 1/100, और ये हो जाएगा 1/50। इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, 25 ओम आता है, ठीक। ये हो गया। अब आपकी सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगी, आपका 25 ओम हो गया और ये रेजिस्टेंस जो आपका 50 ओम था। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, आपका सीरीज में हो जाएगा। अब देखिए जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 75 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से आपका किया जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइल इज वाउंड विथ 50 टर्न्स एंड ए करंट ऑफ
8 एम्पियर प्रोड्यूसेस ए फ्लक्स ऑफ 2 माइक्रोवेबर। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक, एक कॉइल है जिसमें 50 टर्न है और 8 एम्पियर करंट है और फ्लक्स कितना है 200 माइक्रोवेबर। तो यहाँ पे देखिए यन का मान आपको कितना दिया है 50 टर्न दिया है, करंट दिया है 8 एम्पियर, 200 माइक्रोवेबर और यल का मान ज्ञात करना है। तो यल बराबर मतलब इंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा N 5/I। ठीक, तो हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। N 55 200 माइक्रो में दिया है तो ये 10⁶ हो जाएगा। ठीक, और ये अपॉन कितना हो जाएगा आपका 8 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25, ये क्या हो जाएगा मिली हेनरी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1.25 मिली हेनरी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द गेट। ठीक, इसमें कह रहा है जो सर्किट आपको दिया है इसका जो आउटपुट क्या होगा, नैंड होगा, आर होगा, एंड होगा कि नार होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये क्वेश्चन आपको बेसिकली नॉर गेट से मिलके बना है। तो ये हम लोग देखते हैं कि नॉर गेट क्या होता है। नॉर गेट में अगर हम लोग 2 इनपुट देते हैं, मान लीजिए आपका क्या हो गया ए है ये आपका, ये क्या है बी है, तो जो आपका आउटपुट आता है वो क्या हो जाता है ए बार डॉट बी बार। ठीक, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का कहते हैं होल क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ये हो गया आपका नार हो जाएगा। इसका देखिए आउटपुट ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर नैंड होता है तो उसका आउटपुट हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, अगर ये आपका ए है ये बी है इनपुट, तो इसका जो आउटपुट आता है ए डॉट बी का होल बार, या तो हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी का बार। ठीक, तो ये हो गया बेसिक जानकारी। अब आइए हम लोग देखते हैं अपने सवाल को। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका नॉर है, एक आउटपुट दिया, एक इनपुट दिया गया है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इन्वर्जन हो जा रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी 2 थे तो इसका ए बार हो जा रहा था। इसी प्रकार यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए बार, बी का हो जाएगा बी बार। अब देखिए यहाँ पे 2 इनपुट मिल रहे हैं, इसके लिए 2 इनपुट है तो इसका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार और टोटल होल का बार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी का बार के ऊपर एक बार और है तो यहाँ पे एक बार और बार लग जाएगा। ठीक, ये आपका आउटपुट प्राप्त हो गया, क्यू हो गया। अब इसको हम लोग चलिए जो आपका आउटपुट आया है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका देखिए जो आउटपुट क्यू आया है ये कितना आया है, इतना आया है। ए पे बार है, बी पे बार है, फिर डबल बार है। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि अगर किसी भी मान लीजिए ये क्या है, इस पर अगर 2 बार है तो वो क्या हो जाता है कैंसिल आउट होके सिर्फ वही जो होता है आपका जो आउटपुट होगा वही बचेगा। यक्स अगर डबल बार है तो ये आपका यक्स ही बचेगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दोनों ये जो ऊपर वाले हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका बचेगा ए बार हो जाएगा और प्लस बी बार हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका सिंबल है, ये जो आपका आउटपुट आया ये क्या है आपका, ये क्या है नैंड का है। नैंड वाला हम लोगों ने अभी देखा था। देखिए ये जो है आपका, इसको हम लोग या ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपका क्या आ गया ए डॉट बी का होल बार। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एडमिटेंस y बराबर a प्लस जे बी देन a बराबर। तो यहाँ जो a बराबर आपका क्या हो जाएगा कंडक्टेंस, एडमिटेंस दिया है y। अब देखिए अगर यहीं पे एक चीज़ और देख सकते हैं तो जो यूनिट पूछी जाती है कंडक्टेंस की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी महो और साइमन होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक सर्किट इज अप्लाइड with a current that changes at the rate of 5 ampere per second. The circuit has inductance 2 Henry. Then the self inductance EMF is। तो देखिए इसमें जो इंडक्टेंस दिया है वो कितना दिया है 2 हेनरी दिया है, और जो चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो दिया है वो कितने दिया है 5 एम्पियर पर सेकेंड।
तो हम लोग जानते हैं E बराबर होता है माइनस LdI/dt होता है। तो यहाँ यल का मान जो दिया है वो 2 दिया है और DI/dt क्या दिया है 5 दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली अब कितना जाता है -10 वोल्ट। आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, सन द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर विल बी गिवन इन, अर्थात जो एनर्जी मीटर होता है उसका मीटर कांस्टेंट हम लोग किस में देते हैं, अर्थात किस में दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके 1 से 50 तक क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लोग अगले पार्ट में अर्थात जो पार्ट 2 आएगा उसमें 50 से 100 तक टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।